एवरीवन, सो ये हमारी रीड प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्विंग की क्लास है और ये क्लासेस हम 2025 में जो रीड का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन करने के लिए चला रहे हैं। आज की क्लास में हम 2012 में लेवल 1 में जो हिंदी का पोर्शन आया था उसको सॉल्व करने वाले हैं। ये हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है हिंदी। इसके जो 30 क्वेश्चन है वो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे और इन वीडियोज़ के थ्रू आप अपने हिंदी वाले पोर्शन की प्रिपरेशन बहुत आराम से कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर मुखापेक्षता का अर्थ है दूसरों से आशा रखना, पराया मुख अच्छा लगना, पराये मुख की अपेक्षा करना, ईश्वर का मुख। तो इसका राइट आंसर है दूसरों से आशा रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो देखिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने की एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है। जो भी शब्द आपसे पूछा जाए कि ये स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, आप उस शब्द को एज अ संज्ञा मतलब कि नाउन की तरह रख के देखिए सेंटेंस में और फिर देखिए कि वहाँ पे जो विशेषण और क्रिया यूज हो रही है वो स्त्रीलिंग वाली हो रही है या फिर पुल्लिंग वाली हो रही है। जैसे कि पहला शब्द क्या है, सेवा। आप इसका एक सेंटेंस बनाइए, सेवा करना अच्छी बात है। यहाँ पे अच्छी यूज हुआ है। अच्छी क्या है, एक विशेषण है। तो आप बताइए कि अच्छी विशेषण लड़कों के लिए यूज होता है या फिर लड़कियों के लिए यूज होता है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, किसके लिए यूज होता है? लड़कियों के लिए यूज होता है। तो सेवा शब्द भी एक स्त्रीलिंग है क्योंकि इसमें स्त्रीलिंग वाले विशेषण का यूज हुआ है। नेक्स्ट है भाषा। भाषा से एक वाक्य बनाइए, भाषा जीवन के लिए उपयोगी होती है। क्या होती है? होती है। अब होती आया तो एक क्रिया कैसी है? स्त्रीलिंग वाली है, तो भाषा भी एक स्त्रीलिंग शब्द है। अब प्रयोग से बनाइए, प्रयोग यहाँ होगा। अब होगा का यूज हुआ है, ये क्या है? पुल्लिंग है। तो ये प्रयोग शब्द है, ये भी क्या होगा? एक पुल्लिंग होगा। और हमसे पूछा है कि स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है, तो फिर यही राइट आंसर होगा। अब डी वाला भी आप देख लीजिए, हिंदी बोलना अच्छी बात है। क्या है? अच्छी बात है। अच्छी किसके लिए यूज होता है? स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है। तो हिंदी भी क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस तरीके से आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा। आप आराम से उनके वाक्य बना के देखिए वहाँ पे किस तरीके की विशेषण और क्रिया यूज हो रही है, स्त्रीलिंग वाली या फिर पुल्लिंग वाली। जिस तरीके की क्रिया और विशेषण यूज होगी वही शब्द वैसा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस गद्यांश में प्रयुक्त अर्थ शब्द का अर्थ नहीं है, मतलब अर्थ का क्या मतलब नहीं है? आशय, मतलब, अभिप्राय या फिर धन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धन। धन का अर्थ जो होता है, मतलब मीनिंग जो होता है वो अर्थ नहीं होता है। कौन शब्द एक वचन है? विचारों, भाषाओं, अक्षय और मनुष्यों। देखो, सब में ओ लगा है एंड में, मतलब कि ये सब क्या है? बहुवचन है। जैसे कि विचार का बहुवचन है विचारों, भाषा का बहुवचन है भाषाओं, मनुष्य का बहुवचन है मनुष्यों। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें कोई भी बहुवचन नहीं है, ये एक वचन शब्द है। ठीक है। कीमत का बहुवचन है। देखिए, कीमत का बहुवचन क्या होता है? कीमती, कीमतों, कीमती या फिर किस्मत। तो जो कीमत का बहुवचन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कीमतों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यम का बहुवचन है। पढ़ के देखिए एक बार, मध्यमा, माध्यमिक, मध्यम, माध्यमों। तो क्या होगा? माध्यमों। अक्षय निधि का अर्थ नहीं है बिना क्षय रोग, किसी का नाम, कभी खत्म न होने वाली संपत्ति, रोग रहित निधि। तो अक्षय निधि का अर्थ होता है कि कभी भी खत्म ना होने वाली संपत्ति। अब क्वेश्चन नंबर 38 से लेके 44 तक हमें इस पैराग्राफ को पढ़ के आंसर देनी है। तो चलिए इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं पहले। कोई भी समाज शून्य में जीवित नहीं रह सकता। उसे अपने लोगों, अपने पशुओं, अपनी जमीन और पेड़ पौधों, अपने कुओं, अपने तालाबों, अपने खेतों के लिए कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ती है जो समय सिद्ध और स्वयं सिद्धि हो। काल के किसी खंड विशेष में समाज के सभी सदस्यों के साथ मिलजुल कर जो व्यवस्था बनती है उसे फिर उसी सदस्य स- उसे फिर सभी सदस्य मिलजुल कर पाल पोस कर बड़ा करते हैं और मजबूत बनाते हैं। अपने ऊपर खुद लगाया हुआ यह अनुशासन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंप दिया जाता है। अब इसके हम प्रश्न देखते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द है। देखिए, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, उन्हें वैसा ही हिंदी में यूज कर लिया जाता है। तो देखिए, जमीन, शून्य, खुद और मजबूत, इसमें से जो तत्सम शब्द है वो है ऑप्शन नंबर बी, शून्य। बाकी जो सारे शब्द हैं वो तद्भव शब्द हैं।
निम्न में से विदेशी शब्द है। विदेशी शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी जो उत्पत्ति हुई होती है वो विदेशों में हुई होती है और उनको हम अपनी हिंदी भाषा में यूज़ कर लेते हैं। इसके ऑप्शन है पेड़, खंड, तालाब और खुद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तालाब और ऑप्शन नंबर डी। ये जो दोनों ही शब्द हैं वो विदेशी शब्द है। बोर्ड ने भी इसके दोनों आंसर माने थे, सी और डी। जमीन का पर्यायवाची नहीं है। पृथ्वी, धरती, बिट्टप और धरणी, तो उसका पर्यायवाची बिट्टप नहीं है। जीवन का विलोम है अजीवंत, अस्थिर, अजीवित और मृत। तो जो जीवन का विलोम होता है वो होता है मृत। आप आजीवन मत समझ लीजिएगा, जीवन का विलोम होता है मृत, ना कि आजीवन। कौन शब्द में प्रत्यय नहीं है? कौन से शब्द में प्रत्यय नहीं है? देखिए प्रत्यय क्या होता है? वो होते हैं जो किसी भी मूल शब्द के अंत में जोड़कर शब्द को थोड़ा नया रूप दे देते हैं या फिर वो अपने मूल रूप से ही मिलते जुलते होते हैं। जैसे कि लोग में ओ प्रत्यय जोड़ दिया तो लोगो हो गया, पशु में ओ प्रत्यय जोड़ दिया तो पशुओं हो गया, सदस्य में ओ प्रत्यय जोड़ दिया तो सदस्य हो गया। लेकिन पीढ़ी में कोई भी प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है। आप खुद तोड़ के देख लीजिए। जैसे पीड़ प्लस ई किया तो क्या इस पीड़ का कोई अर्थ निकल रहा है? मूल शब्द का कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है ना। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी में ही कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिलजुल समाज का विग्रह है। तो पहली बात तो मिलजुल समाज में द्वंद्व समास है और जहाँ द्वंद्व समाज में जो हाइफन आता है उसमें उसको जब हम समाज विग्रह करते हैं तो और में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसका समास विग्रह होगा मिल और जुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से अव्यय है। अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पे काल, क्रिया और वचन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके ऑप्शन है समाज, खंड, एक, व्यवस्था। तो उसका राइट ऑप्शन है समाज। इसको मैं आपको समझा भी देती हूँ कि कैसे, आप लोग को समझ में ना आए तो देखिए। खंड का बहुवचन आप बना सकते हैं खंडो। एक का बहुवचन क्या हो जाएगा? अनेक हो जाएगा। व्यवस्था का बहुवचन क्या हो जाएगा? व्यवस्थाओं हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इन सब पे तो वचन का प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन जो अव्यय होते हैं उन पे तो वचन का प्रभाव पड़ता ही नहीं है। तो आप समाज को देखिए, समाज का समाजो करिए, बहुवचन नहीं है, समाज का समाजो करिए, नहीं बनना है ना। क्यों? क्योंकि ये अव्यय है, इस पे लिंग का, ना तो वचन का, ना तो काल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्रुत लेख में किस कौशल का अधिक विकास होता है? श्रुत लेख का मतलब होता है सुन सुन कर लिखना। तो इट मीन्स इसमें किस किस का विकास होगा? एक तो हमारी श्रवण शक्ति का विकास होगा, दूसरा हमारे लेखन के कौशल का विकास होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? श्रवण और लेखन, यानी कि श्रवण लेखन। कौन अशुद्ध बदतनी का कारण नहीं है? लेखन की असावधानी, जलवायु, अशुद्ध उच्चारण, व्याकरण का कम ज्ञान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलवायु का अशुद्ध बदतनी से कोई भी लेना देना नहीं है। अच्छी अच्छी परीक्षा में आवश्यक होता है विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदीकरण, इनमें से सभी। तो एक अच्छी परीक्षा वही तो परीक्षा होगी जिनमें ये सभी गुण पाए जाएंगे, वो विश्वसनीय भी हो, वस्तुनिष्ठ भी हो और उसमें हम विभेदीकरण भी कर सकें। मूल्यांकन उपयोगी है विद्यार्थियों की प्रगति जानने में, विद्यार्थियों की कक्षा उपस्थिति जानने में, विद्यार्थियों के आचरण जानने में, या इनमें से सभी। तो मूल्यांकन का उपयोग विद्यार्थियों की प्रगति को जानने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो आप क्या उपचार करेंगे? निदानात्मक परीक्षण। लेकिन निदानात्मक परीक्षण का उपयोग तो बच्चे की कठिनाइयों को जानने के लिए किया जाता है। तो बच्चे की कठिनाई तो हमें यहाँ पता है कि वो लिख नहीं पा रहा है, तो इसका उपयोग तो नहीं करेंगे। हम किसका उपयोग करेंगे? उपचारात्मक परीक्षण देंगे। ठीक है, कि अब हमें पता तो लग गया है कि इसे डिसलेक्सिया है, इसे लिखने में परेशानी हो रही है, तो हमें किस तरीके से उसका उपचार करना है, तो वो उपचारात्मक परीक्षण के द्वारा किया जाता है। माँ बाप से शिकायत करना, तो हम शिकायत करके क्या ही कर लेंगे, बच्चे की पूरी जिम्मेदारी हमारी है, हम देखेंगे कि उसे किस तरीके से सही करना है, उसे दंड देंगे। तो दंड देना तो बिल्कुल ही मना है, चाहे बच्चा कुछ भी करे, बच्चा ही सही है, हम गलत है। हमें उसे किसी भी तरीके का ना तो शारीरिक और ना ही मानसिक दंड देना है उसे, जैसे कि ताने देना या कुछ भी। मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विधेय है। तो वाक्य के दो भेद होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। एक क्या होता है? उद्देश्य, और एक होता है विधेय। तो उपदेश क्या सॉरी उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य क्या होता है? जो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मेरा मित्र राकेश, तो ये हो गया हमारा उद्देश्य।
और जबकि विधेय क्या होता है, जो भी बचा हुआ होता है, मतलब कि उद्देश्य को छोड़ के जितना कुछ बचा हुआ होता है वो हमारा होता है विधेय। तो यहाँ पे विधेय क्या होगा, बहुत अच्छा चित्रकार है, तो उसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बहुत अच्छा चित्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलमा घर जाती है वाक्य है। तो सलमा घर जाती है, ये तो एक बहुत ही सिंपल सा वाक्य है। तो ये कैसा वाक्य है, सरल वाक्य है। निषेधात्मक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें नहीं का प्रयोग होता है। अगर ये क्वेश्चन आता कि सलमा घर नहीं जाती है, तो वहाँ पे निषेधात्मक वाक्य होता। आज्ञार्थक वाक्य ये होता है जिसमें किसी को आज्ञा या फिर कोई भी ऑर्डर दिया जाता है, जैसे कि सलीम बोलता है कि सोना घर जा, तो वहाँ पे क्या होता, आज्ञार्थक वाक्य होता है, आज्ञा दी जाती। इच्छार्थक वाक्य होता है जहाँ पे अपनी इच्छा व्यक्त की जाती है कि सलमा चाहती है कि वो घर जाए, तो वहाँ पे क्या वाक्य होता, इच्छार्थक वाक्य होता। तो मैंने आपको और भी अच्छे से समझा दिए हैं ये सारे ऑप्शन, ताकि इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आए तो आप उनको आराम से कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित अंश है। जो लंका का राजा रावण, तो ये क्या है, उद्देश्य है। ठीक है, उद्देश्य क्या होता है मैंने आपको बताया, तो कि जो सब्जेक्ट होता है, तो वो कैसा सब्जेक्ट है, संज्ञा संज्ञा पदबंध है, क्योंकि नाउन है ये, ना कि सर्वनाम है, ना तो क्रिया विशेषण है, ना ही विशेषण पदबंध है। पारा उतरना मुहावरे का अर्थ है तापमान कम होना, क्रोध कम होना, बुखार उतरना, सर्दी पड़ना। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि क्रोध कम होना। आके फेल लेने का अर्थ है दूसरी तरफ देखना, किसी और को चाहना, उदासीन हो जाना, नाराज हो जाना। आके फेल लेने का मतलब होता है कि किसी से पहले जैसा व्यवहार नहीं करना, उसके सामने एकदम न्यूट्रल हो जाओ। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, उदासीन हो जाना। कोयले की दालानी में हाथ काले का अर्थ है कोयले का व्यापार मत करो, कोयले की दलाली में हाथ गंदे हो जाते हैं, दलाली नहीं करनी, खराब काम का परिणाम भी कैसा होता है, खराब ही होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। भाषा है अर्जित संपत्ति, उत्तराधिकारी से प्राप्त संपत्ति, उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति, ईश्वर प्रदत्त संपत्ति, यह सहजात योग्यता। जो भाषा होती है वो हमारी अर्जित संपत्ति है, मतलब कि उसे हम आसपास के वातावरण द्वारा अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, ना तो वो हमें अपने उत्तराधिकार से प्राप्त हुई है। अगर उत्तराधिकार से प्राप्त होती तो हमारी मम्मी को केवल हिंदी आती है, तो हमें भी केवल हिंदी आनी चाहिए थी, लेकिन हम तो हिंदी के अलावा इंग्लिश भी पढ़ बोल लेते हैं, और हम चाहें तो अदर लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। तो उत्तराधिकार से तो ये नहीं होती है। और ईश्वर भी हमें दे के नहीं भेजते हैं कि इस बच्चे पे हमने हिंदी का ठप्पा लगा दिया, इस पे हमने जैपनीज़ का ठप्पा लगा दिया। तो हम जो चाहें उसे हम सीख सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय है। तो बहुमुखी प्रयास क्या होता है कि हमने भाषा को अपनी हिंदी में तो पढ़ा दिया, साथ साथ अदर सब्जेक्ट में भी हम भाषा को इंक्लूड कर रहे हैं। जब हम साइंस पढ़ रहे हैं तब भी हम एक तरीके से उसके जो क्वेश्चन से लिख रहे हैं, तो हमें हिंदी लैंग्वेज का तो यूज़ कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का तो यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें तो हम भाषा का यूज़ कर रहे हैं। तो अपनी भाषा को अपने क्षेत्र तक सीमित न रख कर अदर विषय में भी उसे इंक्लूड करके पढ़ाना ही बहुमुखी प्रयास होता है। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी विषयों में शिक्षण में भाषा पर बल देना। अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है, शिशु स्तर पर, उच्च स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर, इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रारंभिक स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों में भाषा के प्रति रुचि के विकास के लिए प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक है, भाषण, साक्षात्कार, प्रश्नोत्तर या फिर अवलोकन। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अवलोकन। अगर हमें भाषा में रुचि का विकास करना है तो हम कौन सी विधि का यूज़ करेंगे, अवलोकन विधि का यूज़ करेंगे। भाषा कौशलों की संख्या है, सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो भाषा कौशलों की संख्या कितनी है, 4 है। पहला है, सबसे पहले तो हम सुनना शुरू करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सुनना शुरू करते हैं, फिर उसके बाद हम बोलना शुरू करते हैं, फिर हम क्या शुरू कर देते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं, और एंड में हम क्या शुरू कर देते हैं, लिखना। क्या, लिखना। तो ये कितने कौशल हो गए, ये टोटल 4 कौशल हो गए। तो भाषा कौशलों की संख्या कितनी है, टोटल 4 है। तो उसका ऑप्शन नंबर बी सही है। सो ये हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ये हमारे 2012 के लेवल 1 के जो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है उसके 30 क्वेश्चन थे। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 आउट ऑफ कितने क्वेश्चन आए। इसके बाद इसी ईयर का जो सेकंड लैंग्वेज है उसके भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगी आपको इसके बाद।
सो आज की क्लास के लिए इतना ही। बाय एंड हैव अ गुड डे।